हमने इस पाठ में जो जो पढ़ा, आइए उसको दोहरा लेते हैं। हमने सबसे पहले पदार्थ के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि पदार्थ का द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरता है। उसके बाद हमने पदार्थ की भौतिक प्रकृति की चर्चा की थी, जहां हमने देखा था कि पदार्थ कणों से बने होते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है, पदार्थ के कण विसरित हो सकते हैं और पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण होता है। इसके बाद हमने पदार्थ की अवस्थाओं की चर्चा की थी। हमने देखा था कि पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस, द्रव और गैस। इसके बाद हमने ठोस अवस्था की चर्चा की थी और हमने ठोस पदार्थों के गुण देखे थे। यह गुण थे कि ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है, उनकी स्पष्ट सीमाएं होती हैं, उनका स्थिर आयतन होता है, ठोस पदार्थों में नगण्य संपीड्यता होती है, ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, वह टूट सकते हैं, वह आसानी से विकृत नहीं होते और ठोस पदार्थों के कणों के बीच में अधिकतम आकर्षण बल होता है। इसके बाद हमने द्रव पदार्थों की चर्चा की थी, जहां हमने देखा था कि कणों के बीच में रिक्त स्थान कम होते हैं, उनको जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसका आकार ले लेते हैं। द्रव पदार्थों का स्थिर आयतन होता है, उनमें साधारण संपीड्यता होती है, द्रव पदार्थों के कणों के बीच में आकर्षण बल कम होता है और वह बह सकते हैं। इसके बाद हमने गैस अवस्था की चर्चा करी थी, जहां हमने देखा था कि गैसों का कोई आकार नहीं होता, उनकी कोई स्पष्ट सीमाएं नहीं होती, उनमें अधिकतम संपीड्यता होती है, उनमें कणों के बीच में न्यूनतम आकर्षण बल होता है, वह बह सकते हैं और कणों के बीच में अधिकतम रिक्त स्थान होते हैं। इसके बाद हमने अवस्था में बदलाव की चर्चा की थी, जहां हमने देखा था कि संघनन मतलब गैस से द्रव में आना, वाष्पीकरण मतलब द्रव से गैस में जाना, संगलन मतलब ठोस से द्रव में आना, जमना मतलब द्रव से ठोस में जाना, ऊर्ध्वपातन मतलब ठोस से गैस में जाना और निक्षेपण मतलब गैस से ठोस में जाना। इसके बाद हमने वाष्पीकरण की चर्चा की थी, जहां हमने देखा था कि वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जहां पे कोई द्रव गैस में बदलता है। यह प्रक्रिया क्वथनांक के नीचे होती है। यह एक सतही प्रक्रिया है, मतलब कि द्रव पदार्थ के कण सतह से हवा में चले जाते हैं। वायु की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जितना ज़्यादा सतह क्षेत्र होता है, उतनी ज़्यादा वाष्पीकरण की दर होती है। इसमें हमको अलग से ऊष्मा प्रदान नहीं करनी पड़ती है और इसका एक उदाहरण है कि हम जब कपड़ों को बाहर सूखने के लिए टांगते हैं तो कुछ देर बाद वह सूख जाते हैं, क्योंकि उनमें मौजूद सारा जल वाष्पित हो जाता है। हमें आशा है कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। इस पाठ के किसी भी भाग में कोई संदेह हो तो अपने टीचर से ज़रूर पूछें। धन्यवाद।